गुड मॉर्निंग दोस्तों, मगध आईएएस में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आइए, इतिहास के कई कालखंडों को पढ़ने के बाद आज हम उस कालखंड के बारे में चर्चा करते हैं जहां से भारत के एक ऐतिहासिक साम्राज्य की स्थापना होती है, अर्थात मौर्य काल। मौर्य काल एक ऐसा टाइम पीरियड आता है हमारे इतिहास में कि यहाँ से भारतीय इतिहास की एक विस्तृत साम्राज्य की स्थापना होती है। यानी कि यह जो साम्राज्य होता है वो केंद्रीयकृत साम्राज्य पहली बार भारत में स्थापना होती है। यानी कि एक राजा है और उसके अंडर में संपूर्ण भारत है। तो इस तरह से आज हम पढ़ेंगे मौर्य काल के बारे में। मौर्य काल के टाइम पीरियड आप तो जानते ही होंगे, 323 बीसी से लेकर के 323 बीसी से 185 बीसी, ये मौर्य काल का टाइम पीरियड है। इतना लंबा टाइम पीरियड चला तो इसके समय में पूरे मौर्य साम्राज्य एक विस्तृत केंद्रीयकृत सत्ता के रूप में उभर करके आया। अभी तक आप क्या पढ़ रहे थे? अभी तक आप देखे हड़प्पा सभ्यता, कोई राजा नहीं, कोई सत्ता नहीं। वैदिक सभ्यता पढ़े, कोई राजा नहीं, कोई सभ्यता नहीं। राजा थे लेकिन कबीले के रूप में थे। इसके बाद आता है महाजनपद काल। महाजनपद काल में 16 महाजनपद थे और 16 बड़े बड़े राजा थे। कोई एक राजा के अंडर में वो 16 जनपद महाजनपद नहीं था। लेकिन जब महाजनपद के बाद का जो काल आता है, यानी कि मगध साम्राज्य के उत्कर्ष, मगध साम्राज्य कैसे विस्तृत हुआ, ये सब हमने पिछले वीडियो में देख चुके हैं। तो अब उसके बाद महाजनपद काल के बाद एक ऐसे राजा का उद्भव होता है जो अपने अंदर पूरे भारत के कंट्रोल कर लेता है, यानी कि पूरे भारत को अपने अंदर समेट लेता है। तो उस तरह से तो यही काल की शुरुआत होती है मौर्य काल, यानी कि यहाँ से विस्तृत रूप से हमारे इतिहास की शुरुआत होती है। तो इस इतिहास को पढ़ने से पहले, मौर्य काल के बारे में जानने से पहले हमें ये पहले जानना है कि इसके साक्ष्य कहाँ से मिले हैं। सबसे पहले जो भी आप इतिहास की बुक पढ़ते हैं, उन इतिहासकार, वो इतिहासकार क्या वो खुद से गए हैं खुदाई करने के लिए? नहीं। खुदाई से प्राप्त हुई वस्तुओं को या जो आज हमारे पास अवेलेबल है साहित्यिक बुक, उसी के माध्यम, उसको माध्यम बना करके मौर्य काल, यानी कि उस कालखंड में जो भी चीज मिले हैं उसके आधार बना करके इस कालखंड पर इतिहास लिखा जाता है। तो सबसे पहले हमें यही जानना होगा कि इसका सोर्स क्या है। मौर्य काल के बारे में सोर्स क्या है? क्या हम हवा में बातें कर रहे हैं या इसके लिए कोई लिखित साक्ष्य है हमारे पास? तो आइए हम उसी को विस्तृत रूप से अध्ययन करते हैं और आप ये वीडियो अंत तक देखिए, नहीं तो एक भी चीज मिस हो गई तो आप 66वीं बीपीएससी पीटी नहीं निकाल पाएंगे, या सिविल सर्विस आईएएस पीटी 2020 की जो होने वाली है आप मिस कर जाएंगे। अगर आप 2019 के सवाल अगर जाकर देखेंगे तो एक सवाल मौर्य काल से हर साल आता है। इसी प्रकार से अगर आप प्राचीन इतिहास के बारे में हर साल अगर एग्जाम के पैटर्न को देखें, मौर्य काल, गुप्त काल, यहाँ से 1-2 सवाल आना निश्चित है। तो हम उसी प्रकार से हम आपको बता रहे हैं कि सवाल एकदम वहीं से फिट आएगा, वहीं से आएगा। तो आइए सबसे पहले हम मौर्य काल के बारे में जानते हैं, इसके साक्ष्य के बारे में कि कहां से कौन कौन सी साक्ष्य मिली है। इसके आधार पे हम इसकी रचना किए हैं मौर्य काल की। तो स्रोत हम सबसे पहले देखेंगे। स्रोत कहां से मिला है ये? तो भारतीय इतिहासकारों ने अपने हिसाब से स्रोत को 2 कैटेगरी में बांट रखा है। एक है साहित्यिक स्रोत हमें मिल सकता है और दूसरा पुरातात्विक स्रोत हमें मिल सकता है। साहित्यिक स्रोत या पुरातात्विक स्रोत हमें मिल सकता है, तीसरा कोई स्रोत ही नहीं है। तो साहित्यिक स्रोत का मतलब यह है कि प्राचीन काल में कुछ ग्रंथों की रचना हुई है और उस ग्रंथ में मौर्य काल से संबंधित घटनाओं का जिक्र है, तो हम कहते हैं कि वो साहित्य की बुक में वो घटनाओं का जिक्र है। तो आइए सबसे पहले हम साहित्यिक
घटनाओं को देखेंगे। साहित्यिक वो कौन कौन सी साहित्यिक पुस्तक है जिसमें मौर्य काल के बारे में विस्तृत रूप से चर्चा की गई है। और यूपीएससी या पीसीएस, यूपी पीसीएस या बिहार पीसीएस यहाँ से सवाल सबसे ज्यादा पूछा करती है, इसलिए हमने आपके लिए बहुत ही सिंप्लीफिकेशन करके ये नोट्स तैयार किया है। ज्यादा लंबा चौड़ा में हम परिभाषा में न जाते हुए एकदम मेन फैक्ट पर हम अध्ययन करेंगे जो एग्जामिनर को मतलब होता है। तो साहित्यिक साक्ष्य को हम दो भागों में बांटते हैं, एक देशी साहित्य और दूसरा विदेशी साहित्य। पूरे दो ही साहित्य प्रकार मिलेंगे। अब देशी साहित्य में भी दो प्रकार के साहित्य हैं, एक धार्मिक है और एक धर्मेत्तर है। धार्मिक का मतलब कि वो ग्रंथ जो धर्म किसी विशेष से रिलेटेड है। दूसरे प्रकार का वो ग्रंथ जिसका धर्म से कोई लेना देना नहीं है, वो दरबारी कवियों के द्वारा अलग अलग विषय पे लिखे गए हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे धार्मिक। वह धार्मिक कौन कौन सी ऐसी हमें साहित्यिक पुस्तकें मिली है जिसमें मौर्य काल की चर्चा है। तो साहित्यिक साक्ष्य में सबसे पहले हम देशी साहित्य के बारे में देखेंगे। देशी साहित्य के अंदर हम सबसे पहले धार्मिक देखेंगे। तो धार्मिक हम देखेंगे विष्णु पुराण। 18 पुराण है हमारे भारतीय संस्कृति में। 18 पुराण में एक विष्णु पुराण है। विष्णु पुराण से हमें मौर्य काल के राजनीति के बारे में चर्चा इसमें मिलती है। और ये किस धर्म से संबंधित है? ये ब्राह्मण धर्म से संबंधित है और यह मौर्यों की राजनीति से संबंधित है। कैसे कैसे मौर्य काल में राजनीति हुआ करती थी, राजा के द्वारा, प्रजा के द्वारा, मंत्रियों के द्वारा, ये सारे कहानी विष्णु पुराण में लिखी गई है। चाहे तो आप विष्णु पुराण सीरियल भी आती है, आप वहां से भी देख सकते हैं। इसके बाद हम दूसरे प्रमाण पे चलते हैं, प्रशिष्ट प्रमाण। यह जैन ग्रंथ है और जैन ग्रंथ में क्या चर्चा की गई है? इसमें मौर्यों के द्वारा नंद को हराने की चर्चा की गई है। आपको पता होगा कि मौर्य वंश से पहले नंद वंश के शासन था जिसकी स्थापना महापद्म नंद ने किया था और उसका अंतिम सम्राट घनानंद था। और घनानंद के समय चंद्रगुप्त मौर्य शक्तिशाली हुआ और उसको नंद वंश को उखाड़ फेंका और फिर ये मौर्य वंश की स्थापना किया। तो यहाँ तक हमने देखा प्रशिष्ट प्रमाण। इसके बाद है मिलिंद पन्हो। मिलिंद पन्हो यह बौद्ध ग्रंथ है। एक जैन ग्रंथ हमने देखा, अब हम देख रहे हैं बौद्ध ग्रंथ से अब हम देख रहे हैं। इसमें भी नंदों की हराने की चर्चा है, यानी कि इसमें भी नंद वंश को कैसे हराया गया है चाणक्य और चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा मिल करके, उसकी विस्तृत रूप से डिटेल से इसमें चर्चा की गई है। और इतिहासकार इन्हीं सब किताबों को पढ़ करके हमारे लिए उन्होंने नोट्स तैयार करके किताब के रूप में हमें दिया है। तो और यूपीएससी सवाल यहीं से पूछती है कि मिलिंद पन्हो में किसकी चर्चा है, प्रशिष्ट प्रमाण में किस विषय की चर्चा है। ये सवाल ज्यादातर पूछे गए हैं। न विश्वास हो आपको तो आप प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर को उठाकर देख लीजिए। सिविल सर्विस अपने सिलेबस से कभी भटकता नहीं है, भटकते हैं स्टूडेंट्स। तो मेरा सलाह है कि आप इधर उधर न भटक कर सिर्फ और सिर्फ प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर्स पर ध्यान दीजिए, आपको डायरेक्शन मिल जाएगा। तो मिलिंद पन्हो कौन सा ग्रंथ है भाई? बौद्ध ग्रंथ है। तो बौद्ध ग्रंथ ये है मिलिंद पन्हो, तो ये याद रखना है। कथावत्थु ये भी एक बौद्ध ग्रंथ है और इसमें एक अलग प्रकार की चर्चा की गई है। इसमें ये चर्चा की गई है अशोक के द्वारा तृतीय बौद्ध संगीति आयोजित करने का जिक्र है। तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ किया गया था? पाटलिपुत्रा में किया गया था अशोक के द्वारा। तो इसकी चर्चा कथावत्थु में है, यहाँ से इतिहासकार उठा लिए। इस तरह से ये सोर्स है, मौर्य काल को जानने का ये सोर्स है। इसी प्रकार से अब हमने देखा भी धार्मिक हमने देखा। अब हम देखेंगे वैसे ग्रंथ जिसका धर्म से कोई लेना देना नहीं है। अभी तक हमने देखा था धर्म से लेना देना था, अब हम धर्मेत्तर देखेंगे जिसका धर्म से कोई लेना देना नहीं है। तो धर्मेत्तर साक्ष्य अब हम देखेंगे कौन सा है। पहला है मुद्रा राक्षस। इसका नाम आप बहुत बार सुने होंगे, रटे भी होंगे। इसके रचयिता कौन है? विशाख दत्त है। 700 एडी से 800 एडी के बीच में ये लिखा गया था। इसमें क्या चर्चा है भाई मुद्रा राक्षस में?
इसमें चंद्रगुप्त मौर्यों के द्वारा घनानंद को हराने की चर्चा है। तो एक बात तो स्पष्ट हो रही है कि जितने भी अभी तक साक्ष्य मिले हैं उन सबों में घनानंद को हराने की चर्चा है। तो ये बात सही है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने नंदों को छल कपट से या बल से उसको गद्दी से हटाया जरूर था, इस बात के प्रमाण है। तो मुद्रा राक्षस किस विषय पर ये पुस्तक लिखी गई है, सिविल सर्विस कई बार पूछ चुकी है, आने वाले समय में भी पूछा जा सकता है, इसलिए आप सतर्क रहिए। बीपीएससी के लिए तो ये सब क्वेश्चन जान है उसकी, वो तो हमेशा पूछा करती है वो। इसके बाद है राजतरंगिणी, इसके बारे में भी आप भली भांति परिचित होंगे। रचनाकार कल्हन के द्वारा ये रचना किया गया था 1200 से 1300 बीसी के एडी के बीच में। और इसमें क्या है भाई, राजतरंगिणी में एक तो कश्मीर के इतिहास से संबंधित है और दूसरा ये है कि कश्मीर पर प्रथम शुद्ध रूप से प्राचीन भारत का ऐतिहासिक रचना है, यानी कि कालक्रम अनुसार ये प्राचीन भारत का इतिहास ही लिखा है। इस पुस्तक में पहली बार ऐसा मिला है प्रमाणिक। लेकिन इसमें जानने वाली चीज ये है कि कश्मीर पर अशोक का अधिकार रहा है, यह इस किताब ने प्रमाणित किया है। और अशोक के बाद इसका पुत्र जालौक के अधीन भी कश्मीर रहा है, इस बात को यह प्रमाणित करता है राजतरंगिणी। तो यहाँ से हमें सोर्स मिल रहा है, ये हमें याद करना है। इसके अलावे अर्थशास्त्र पुस्तक के बारे में भी आप जानते होंगे। नाम तो है अर्थशास्त्र, लेकिन अर्थव्यवस्था से संबंधित नहीं है, ये राजनीति शास्त्र से संबंधित है। ये इसके रचनाकार कौन है, कौटिल्य हैं, उन्हीं का दूसरा नाम विष्णुगुप्त है, तीसरा नाम चाणक्य है। चाणक्य नीति के बारे में खूब अच्छी तरह से आप जानते होंगे। तो यह मूल रूप से राजनीति से संबंधित है और किस भाषा में लिखा गया था, संस्कृत भाषा में लिखा गया था। तो अर्थशास्त्र के रचयिता जो चाणक्य थे, वो चाणक्य कहाँ के रहने वाले थे, तो चाणक्य रहने वाले थे तक्षशिला के। तक्षशिला कहाँ पर है, तो तक्षशिला सिंधु नदी और झेलम नदी के बीच में स्थित एक बहुत समृद्ध उस समय एक महाजनपद हुआ करता था। तो उत्तरापथ की उस समय की राजधानी भी हुआ करती थी और शिक्षा के लिए यह बहुत बड़ा काम करती थी, शिक्षा का केंद्र बना हुआ था। अर्थशास्त्र को और डिटेल से पढ़ने पर आपको ये मिलेगा कि इसमें चाणक्य ने कई प्रकार के दंड विधान बनाए हुए थे, 2 प्रकार के न्यायालय की चर्चा किया गया था। तो इस प्रकार के अर्थशास्त्र में ये कहा गया था। अर्थशास्त्र में ही यह कहा गया था कि अंतरराष्ट्रीय राजनीति से संबंध बनाने के लिए साम दाम दंड भेद, इसको मंडल सिद्धांत कहा गया था। तो मंडल सिद्धांत इन्होंने कौटिल्य ने, चाणक्य ने दिया था। साम दाम दंड भेद की नीति अपनाकर अंतरराष्ट्रीय संबंध को सुधारना चाहिए। तो ये इसका देन है। तो अर्थशास्त्र को हमने जाना अभी, तो हमारा एक काम अभी पूरा हुआ है, देशी साहित्य को हमने पढ़ डाला। देशी साहित्य के अंदर हमने धार्मिक और धर्मेत्तर हमने देख लिया, कौन कौन से ऐसे साक्ष्य हमारे पास अवेलेबल हैं जिसके बारे में हम जान सकते हैं कि वो मौर्य काल से संबंधित है। अब हम देखेंगे विदेशी जानेंगे। अब हम विदेशी साहित्य, विदेशी स्रोत हमें 2 चीजों से मिला है। एक इंडिका है पुस्तक जो मेगास्थनीज का लिखा हुआ है, और यह सेलुकस निकेटर का राजदूत था जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। तो वहीं पे 6 साल ये भारत में रहा, पटना में ही मूलतः यह रहा और यहीं पर लिखा था ये इंडिका। हालांकि ये मूल रूप से इंडिका पुस्तक अब नहीं है, लेकिन इंडिका के कई सारे ऐसे चीजें हैं जो कई बुक में लिखे गए थे, तो वहीं से प्रावधान ही लिए गए हैं। दिव्यावधान यह एक नेपाली स्रोत है। तो इस तरह से हमने देखा है स्रोत में, साहित्यिक स्रोत हमने अभी देखा है सिर्फ देशी और विदेशी। देशी में भी हमने देखा, धार्मिक और धर्मेत्तर देखा है। अगले वीडियो में हम आपको ये दिखाएंगे कि कौन कौन से पुरातात्विक अभिलेख मिले हैं मौर्य काल से संबंधित। इसमें 3 प्रकार के अभिलेख मिलेंगे, मृदभांड मिलेंगे, मुद्रा मिलेंगे और अभिलेख मिलेंगे। अभिलेख भी 3 प्रकार के मिलेंगे। एक अशोक के पूर्व कौन कौन से अभिलेख थे, अशोक का अभिलेख जो VVI है, इसके बाद अशोक के
बाद कौन कौन सा अभिलेख लिखा गया है। बस यही 3 कॉन्सेप्ट अगर आप अपना लेते हैं तो यकीन मानिए पूरे के पूरे मौर्य काल आपका कंप्लीट हो जाएगा। बस बाकी तो बहुत सारी फालतू चीजें आप पढ़ते ही होंगे, एक बार ये कॉन्सेप्ट हमारा पढ़कर देखिए, मजा ना आ जाए तो कहिएगा। तो ठीक है दोस्तों, आज हम ये वीडियो को यहीं पे स्टॉप करते हैं। बाकी हमारे अगले वीडियो के लिए आप तैयार रहिए। आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके बताएं ये वीडियो आपको कैसा लगा। शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और ये वीडियो को फुल देखिए। हमारे जितने भी सारे हिस्ट्री के वीडियो अपलोड किए जा चुके हैं, एक बार आप फिर से देखिए। हम विश्वास दिलाते हैं आपको, सिविल सर्विस प्रीलिम्स में आपको जाने से कोई नहीं रोक सकता है। धन्यवाद दोस्तों।